इसमें कोई शक नहीं है कि आज दिन भर लगातार आप दिल्ली के एमसीडी के चुनावों के रुझान, नतीजे और उस पर चर्चा और विश्लेषण देख रहे होंगे। लेकिन आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक अलग तस्वीर यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने पूरे ग्राफ को ऊपर के बजाय अब नीचे ले जाने पर आमदा हो गई है। क्या ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है या दरअसल एमसीडी में हार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की हुई है? क्या आज दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को यह सबक सिखाना जरूरी है कि 2 साल में आज आप हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। इसलिए आज हम आपको चेता रहे हैं कि अगर आपने हमारे लिए ठीक से काम नहीं किया तो हम वाकई में ईंट से ईंट आपकी बजा देंगे जब आप 3 साल बाद हमसे विधानसभा के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि कम से कम दिल्ली की जनता ने अपने तरफ से अपना जनादेश स्पष्ट किया है। यह बात अलग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि यह सब कुछ ईवीएम की वजह से हुआ है और उनका कहना है कि अब वो आंदोलन करना चाहते हैं, ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। तो ईंट से ये धमकी उस नेता की है जिसके फैसलों, नीतियों और सरकार चलाने के रवैये से नाराज दिल्ली की जनता ने ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एमसीडी चुनाव में मिली इस हार से केजरीवाल के गढ़ और आम आदमी पार्टी की जड़ पर अब तक की सबसे करारी चोट पड़ी है। 2.5 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे केजरीवाल, उनके फैसले, नीतियां और सरकार के कामकाज पर दिल्ली ने अपना जो जनादेश दिया है उसे केजरीवाल पचा नहीं पा रहे और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से आम आदमी पार्टी के जो नेता कल तक जीत का दम भर रहे थे, हार के बाद वो भी एक सुर में ईवीएम को कोस रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है और वो है ईवीएम टैंपरिंग। जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी भले ही हार की खींच ईवीएम मशीनों पर निकाल रही हो, लेकिन जीत से गदगद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। एमसीडी चुनाव में आपकी हार को बीजेपी नेता केजरीवाल के घमंड पर जनता की चोट करार दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के हार के मुख्यतः 3 कारण हैं। उनका एरोगेंस अर्थात उनका अहंकार, उनका एम्बिशन, अपने आप को और अपने महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने दिल्ली के जनता के एस्पिरेशन से कहीं आगे रखा। और तीसरी बड़ी बात है, गाली की राजनीति हिंदुस्तान की जनता को पसंद नहीं है। हर किसी को गाली देना, हर किसी को अभिशाप देना, दिल्ली के माँ बाप को कहना कि आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, क्या एक अच्छे नेता को, माँ बाप को ऐसा कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी जो है वो हारने के लिए बहाने ढूंढ रही है। तो ईवीएम खराब है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें वो कह रही है। मेरे ख्याल में जो उनका कॉन्फिडेंस लोगों का उन पर था वो काफ़ी कम हो गया है। ईवीएम का सवाल बार बार उठाना और ये कहना कि जो कुछ हुआ ईवीएम की तरफ से हुआ, ये बहानेबाजी जैसा लगता है। ये एक स्वस्थ पार्टी और एक समझदार नेतृत्व का परिणाम या उसका इशारा, उसका लक्षण नहीं है। हार के बाद केजरीवाल पर सवालों की बौछार हो रही है। जिस आंदोलन से केजरीवाल एक राजनेता के तौर पर उभरे थे, उस आंदोलन के पुरोधा भी केजरीवाल के रवैये से निराश है। सवाल कई हैं जिनसे अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजरें नहीं चुरा सकते। इस हार के बाद आत्ममंथन का नया दौर शुरू करना होगा, वरना दिल्ली हाथ से फिसली तो आप किस गर्त में जाएगी समझना मुश्किल नहीं। एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार से आम आदमी पार्टी ने सबक सीखने और आत्ममंथन करने की बजाय ईवीएम की आड़ में अपनी हार को छुपाने का असफल प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के भीतर भले ही कितने सवाल क्यों न उठें,
लेकिन जनता के सामने आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम्स की गड़बड़ी की वजह से ही आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता शुरुआत से ही तमाम विस्थापित संस्थाओं के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद करते चले आए हैं। पहले लोकपाल की वजह से माना जा रहा था कि अगर लोकपाल नहीं है तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोकपाल कहाँ गया इसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। तमाम स्थापित परिणामों को बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नेता दरकिनार करना चाहते हैं। संवैधानिक ओहदों के साथ जुड़ी हुई गरिमा को आम आदमी पार्टी के नेता मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो एक अपनी तरह की राजनीति करना चाहते हैं और इसमें कहीं किसी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। सवाल यह है कि आज एमसीडी में मिली इस शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी क्या एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर व्यवहार करना पसंद करेगी, या आम आदमी पार्टी आज भी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति ही करती रहेगी। साल 2015 में दिल्ली का किला फतह करने के बाद केजरीवाल जन नेता बनकर उभरे थे। दिल्ली के फलक पर केजरीवाल किसी हीरो की तरह चमके थे। प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शपथ ली तो जन सैलाब इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। शपथ राजधानी दिल्ली को उसकी असली पहचान दिलाने की, दिल्ली का सम्मान बढ़ाने की। लेकिन पिछले 2.5 सालों में केजरीवाल से अपने वादों को पूरा करने में कहीं बड़ी चूक जरूर हुई है और उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में उठाना पड़ा। बुरी तरीके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या उनको सत्ता में बने रहने का अधिकार है? वो कहते थे कि हम जनता से पूछकर निर्णय करेंगे, जनता ने निर्णय कर दिया है। अब दिल्ली की जनता को मुक्ति दीजिए और नैतिकता के आधार पर दिल्ली की सत्ता छोड़िए। दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई एलजी के पते तक जा पहुंची। ऐसे कई मौके आए जब केजरीवाल और राजभवन के बीच अधिकारों को लेकर जंग ठन गई। अधिकारियों की नियुक्तियां हो या फिर वित्तीय शक्तियां, हर मुद्दे पर राजभवन के साथ केजरीवाल टकराव की स्थिति में रहे। केजरीवाल की एक नकारात्मक छवि जनता के बीच गई। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच कानून व्यवस्था को लेकर तनातनी अब तक बरकरार है। अहम मुद्दों पर केजरीवाल दिल्ली पुलिस को घेरते दिखे और हमला केंद्र सरकार पर जारी रखा। लेकिन आपराधिक मामलों में आम आदमी पार्टी का दामन खुद दागदार रहा है। आपके 35 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे भी पार्टी की छवि को धक्का पहुंचा और जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में नकार दिया। प्रदूषित शहरों के इंडेक्स में राजधानी दिल्ली हमेशा टॉप पर रही। हरियाणा और पंजाब में चलाई जा रही पराली का धुआं दिल्ली का दम घोटता रहा और केजरीवाल इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते रहे। ऑड इवन की सारी कवायद भी फेल रही। अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे दिल्ली वाले चढ़ गए। जवाबदेही से भागने के लिए बदनामी झेल रहे केजरीवाल का डेंगू चिकनगुनिया वाला बयान भी इसी कड़ी का एक हिस्सा माना गया। जिस जीत का भरोसा केजरीवाल को था वो तो नसीब नहीं हुई। अच्छी बात यह रही कि तमाम टकरावों और गलतियों के बीच एमसीडी की रेस में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। टीम न्यूज़ नेशन। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में दिल्ली की जनता ने अपनी किस्मत को रख दिया था, अपने नसीब को रख दिया था। लेकिन क्या आज दिल्ली की जनता अपने इस नसीब को आम आदमी पार्टी के हाथों से वापस लेकर बीजेपी के हाथ में दे रही है? अगर आप एमसीडी के चुनाव को देखें तो कम से कम सतही स्तर पर यह प्रतीत होता है, लेकिन शायद इसे आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को झकझोरने की कोशिश की गई है दिल्ली की जनता के द्वारा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, अगर किसी का नुकसान होता है तो किसी का बड़ा फायदा भी। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला है। यह बात अलग है कि बीजेपी के तमाम नेता इसे सिर्फ मोदी लहर मानते हैं और मानते हैं कि ये मोदी जी की ही छाप है जो आज दिल्ली के एमसीडी पर दिख रही है। दिल्ली में बजा बीजेपी का डंका, तीनों निगमों पर बीजेपी हुई काबिज। बीजेपी का विजय रथ नहीं रोक पाए केजरीवाल।
एमसीडी चुनाव में केजरीवाल और उनकी पार्टी को सिर्फ चुनावी शिकस्त ही नहीं मिली, यहाँ पे पहुंचे बल्कि एक बड़ा सबक भी मिला है। सबक जमीन से जुड़कर काम करने का, सबक सीधे जनता से संवाद करने का। केजरीवाल ने एमसीडी चुनावों के दौरान ऐसी कई गलतियां की जो बीजेपी के लिए जीत का वरदान बन गई। दिल्ली के मुद्दों को केजरीवाल ने सीधे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया और निशाना पीएम मोदी को बनाया। केजरीवाल मोदी के नाम के विरोध पर अपनी सियासी नाव पार करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो दिल्ली में एमसीडी के कथित भ्रष्टाचार का मसला हो, या फिर एलजी से टकराव का, या फिर ईवीएम की गड़बड़ी का। हर विवाद का एक सिरा केजरीवाल पीएम मोदी के नाम के साथ मानते रहे, लेकिन जनता की नजरों में मोदी का कद केजरीवाल से कहीं बड़ा साबित हुआ। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एमसीडी पर काबिज होने की थी, लिहाजा अपने 2.5 साल के शासन में एमसीडी के साथ तालमेल बिठाने की बजाय वो खींचतान की सियासत ही करते रहे। बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल और एमसीडी के बीच पिछले 2.5 सालों में टकराव बढ़ा। दिल्ली सरकार पर वेतन रोकने का आरोप लगाकर एमसीडी कर्मचारियों ने शहर की हर सड़क पर कूड़ा फैला दिया। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था। केजरीवाल पर एमसीडी से भेदभाव का आरोप लगाकर मुद्दे को बीजेपी ने अपने हक में भुनाया। पिछले महीने 5 राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। वहां अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए होते तो दिल्ली में कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ जाता। पंजाब के सीएम उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल के नाम की चर्चा से भी पार्टी को नुकसान हुआ। जीत का कमल एमसीडी के कीचड़ में खिलाकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि बहुमत का आंकड़ा सिर्फ कामकाज से नहीं बल्कि राजनीतिक सूझबूझ से भी हासिल किया जा सकता है। वहीं आपकी करारी शिकस्त से ये साफ है कि जनता अर्श से फर्श पर बिठाने में ज्यादा वक्त नहीं लेती। वीडियो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बीजेपी की अप्रत्याशित जीत और आम आदमी पार्टी की भारी हार, इस पर करेंगे एक विस्तृत चर्चा। बने रहिए क्वेश्चन आवर में हमारे साथ। लेकिन इसके आगे आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सुकमा में जो नक्सली हमला हुआ, जिसमें हमने सीआरपीएफ के अपने 25 शूरवीर जवानों को खो दिया, उसमें से 6 जवान जब बिहार उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचा गया तो वहां बिहार सरकार की तरफ से जो अनदेखी की गई वो प्रस्तुत करती है एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि आज हमारे राजनेता अगर चाहें तो कितने संवेदनहीन हो सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके काफिले की वजह से शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को ले जाने वाले ट्रक को रोका गया। 15 मिनट तक उसे इंतजार करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला पटना एयरपोर्ट से निकल रहा था। जरा आप सोचिए, जब हमारे राजनेता हमारे शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते तो क्या उम्मीद करते हैं ये लोग। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार का काफिला है तो दूसरी तरफ उन जवानों का पार्थिव शरीर जिन्होंने सुकमा में अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसी तस्वीरों से ही यह एहसास पुख्ता हो जाता है कि वीआईपी कल्चर से तौबा करने की बात करने वाले देश को बदलने में अभी काफी वक्त लगेगा। दरअसल जब पटना में सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के शव को लेकर सेना का ट्रक पटेल चौक पहुंचा तो उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की खबर आई और ट्रैफिक रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि सीएम का काफिला गुजरने के बाद ही ट्रैफिक खोला गया। शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहा ट्रक भी करीब 15 मिनट तक इस ट्रैफिक में फंसा रहा। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का आरोप है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी बिहार सरकार का कोई मंत्री मौजूद नहीं था। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी का घर बगल में है और मुझे सूचना मिली है कि वो किसी हॉल में गांधी पर फिल्म देख रहे हैं और उनको और उनके मंत्री को फुर्सत नहीं हुआ कि 6 जवान शहीद हो गया है, उसके प्रति कुछ भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर था, लिहाजा सत्ता पक्ष के नेताओं ने बचाव में मोर्चा थाम लिया। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी और उनको जितना मैं जानता हूं, उनको अगर पता होता कि यह है तो कभी नहीं होता। ये कहीं उनकी कार्यशैली से मैं वाकिफ हूं।
जिस आदमी का इतना इमोशनल पैशनेट इंगेजमेंट हो और पूरी सरकार का, उस पर यह सवाल कभी भी उचित नहीं है। कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेटिक मिसडिमेनर हुआ होगा उसकी वजह से, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर आक्षेप करना, और आज का दिन वो नहीं है, पूरा मुल्क गमगीन है। हमें शहीदों के छोड़े हुए सवालों को हल करना है, हमें आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान देना है। जाने अनजाने में शहीदों के इस अपमान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश की नीयत चाहे जो रही हो, लेकिन उनके अधिकारियों को इस बात का इल्म जरूर होना चाहिए कि मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों के काफिले से बड़ा वीआईपी काफिला कोई और नहीं होता। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।